हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलते हैं, अपनी क्लास चल रही है नरेशन को लेकर के। और लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आदेशात्मक वाक्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। यह नरेशन की क्लास में हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिव इम्पेरेटिव के बारे में आपने देख लिया, किस प्रकार से बनाते हैं। डोंट को हटा करके उसे उसकी जगह पर नॉट टू से जोड़ देते हैं, या जब फॉरवर्ड लगाया जाता है तो उस समय टू से जोड़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो हमारी पिछली क्लास में हो गई। आज की क्लास में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की कुछ और स्थितियां हैं, कुछ और कंडीशंस हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं डू एच एम्फेटिक। डू एम्फेज। ये डू एम्फेज क्या होता है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की। बेटा, डू एम्फेज का मतलब है डू एक वर्ब होती है और इस डू क्रिया का जो प्रयोग होता है, आपने पढ़ा है कि डू इज यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। डू क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के रूप में होता है और पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग डिड के रूप में होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्म बनाया जाता है यानी डू की जो फॉर्म बनती है, इसका फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं कि डू होता है या डज के रूप में होता है। इसका सेकंड फॉर्म जब आप बनाते हो तो डिड बनता है। इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो डन बनता है। देखिए, इसका जो प्रयोग होता है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हो। इसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर करते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी वर्ब है, इसका प्रयोग केवल और केवल एमबी के रूप में होता है। एचबी के रूप में इसका प्रयोग कहीं पर नहीं होता है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो यह है कि डू और डज या डिड का प्रयोग होता है वो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर सेंटेंस में एम्फेज का भाव देने के लिए एसर्टिव सेंटेंस में भी डू डज का या डिड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा आई, या मैंने कहा ही गो टू स्कूल। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसी बात को मैं कह सकता हूं ही डज गो टू स्कूल। अब यहां देख रहे हैं डज का प्रयोग एसर्टिव सेंटेंस के साथ में हो रहा है। जब डज का प्रयोग एसर्टिव सेंटेंस के साथ में हो रहा हो तो वहां पर डू का प्रयोग, अब डज का मतलब डू से ही है कर्ता सिंगुलर नंबर का है, इसलिए क्रिया में ऐसे ही जुड़ गया है, तो डू का प्रयोग ये इम्फेज के रूप में होता है। इसका मतलब वह स्कूल जाता है। यहां उस बात को एक इम्फेज के साथ कहा जा रहा है। ही डज गो टू स्कूल मीन होता है, सॉरी यहां पर गो जाएगा ही गोज टू स्कूल, डज गो टू स्कूल। अब यहां जो है इसका मतलब है स्कूल, वह स्कूल जाता तो है, यानी अपनी बात को एक इम्फेज के साथ में कहा जा रहा है। ठीक वही चीज जब डू का इम्फेज इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाता है, यानी यही चीज जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं, जैसे और इसको और देखिए, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। यदि मैं इसी बात को कह दूं कि आई डिड गो टू मार्केट,
तो इसका मतलब है मैं बाजार गया तो था, इसका मतलब मैं बाजार गया था, इसका मतलब है मैं बाजार गया तो था। यहां डू जो है वो एक एम्फेज के रूप में है, ठीक है। तो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि डू एम्फेज क्या होता है। अब इसी चीज को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेकर के आते हैं। जैसे he said he said do start at once। डू स्टार्ट एट वंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां डू जो है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से मतलब नहीं है, यहां पर बैक तो आपका वही इंपेरेटिव है, क्योंकि द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बैक आपका क्रिया की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है। अब क्रिया की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है तो आपका आदेशात्मक वाक्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डू जो आया है, इस डू का क्या मतलब है, तो यहां ये जो डू आ रहा है, डू एज ए एम्फेज, इट इज एक्सप्रेसिंग द सेंस ऑफ एम्फेज इन दिस सेंटेंस। बैक में एम्फेज का भाव दे रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आरएस के अंदर डू से बनने वाला कोई एम्फेज देने वाला, यानी डू का प्रयोग एज ए एम्फेज के रूप में हुआ है, तो उसे किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए, जब डू का एम्फेज हुआ है, डू से बैक में एम्फेज आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा ही, उसे आप आस्कर में चेंज कर लीजिएगा, ओके। दूसरी चीज, जो डू एम्फेज आ रहा है, इस डू एम्फेज को यहां से हटा दीजिएगा, यानी डू डज जो भी आता है, यानी डू आएगा, उस डू को यहां से हटा दिया जाएगा। और वही सेंटेंस को आप टू, आरबी और आरएस को टू से जोड़ देंगे, टू स्टार्ट एट वंस, ठीक है। तो जब डू का प्रयोग एक एम्फेज के रूप में हुआ हो, किसी बैक में एम्फेज करने के लिए हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हमें उस डू को वहां से हटा दिया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप इसके लिए एक दूसरा नियम और देखिए। कभी कभी क्या होता है कि आरएस के अंदर हेड बेटर का प्रयोग करता है, किसका, हेड बेटर का प्रयोग कर देता है। और हेड बेटर का प्रयोग करके जब किसी वाक्य में हेड बेटर का प्रयोग हुआ हो, जैसे द डॉक्टर सेड यू हैड बेटर, यू हैड बेटर सीधा, हाँ, यू हैड बेटर नॉट डू नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए, द डॉक्टर सेट यू हैड बेटर नॉट वर्क हार्ड, मुख्य क्रिया आपका वर्क हो जाएगी, नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए, बात यह है कि यदि आरएस का सेंटेंस हैड बेटर से बन रहा है, ठीक है, इफ हैड बेटर इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द सेंस ऑफ एडवाइस, देन वी हैव टू कन्वर्ट द रिपोर्टेड स्पीच इनटू ऑर्डिनरी इंपेरेटिव सेंटेंस। समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर
हैड बेटर का प्रयोग हुआ है, और वो हैड बेटर का प्रयोग जो है इट इज एक्सप्रेसिंग द सेंस ऑफ एडवाइज, और इसमें एक एडवाइज का सेंस आ रहा है। तो जो आरबी का सेड या सेड टू दिया गया होगा, उस सेड या सेड टू को किस में बदलना होगा? एडवाइज में बदलते हैं, पहला नियम। ठीक है, आरबी का सेड या सेड टू विल बी चेंज इनटू एडवाइज्ड। तो यहां से हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड। ठीक है, अब देखिए कभी कभी या हम बात करें एडवाइज की या बात करें सजेस्टेड की, इनके साथ में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, पर इनके साथ में हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ में ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कौन होगा? तो देखिए उस कंडीशन में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, या तो मैं फर्स्ट पर्सन मानूंगा मी, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट में लिख सकता हूं मी, या फिर यहां पर हम ऑब्जेक्ट मानेंगे थर्ड पर्सन को या ही को। थर्ड पर्सन में मैं कहूं तो ही को मान लिया जाता है। तो एडवाइज हुआ, सजेशन हुआ, प्रपोज हुआ, इनके साथ में हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं दिया गया हो तब भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और वो कैसे लिखते हैं? या तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लिखते हैं या थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। अब चूंकि यहां ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो मैं यहां पर फर्स्ट पर्सन लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए आगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब ऐसी स्थिति में अब इस वाक्य को एक साधारण ऑर्डिनरी इंपेरेटिव में चेंज करना होगा। यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है, यहां पर सलाह का भाव है। भाई आदेशात्मक वाक्य तो भी होते हैं जिनमें सलाह का भाव होता है, रिक्वेस्ट का भाव होता है। ठीक है, अब भले स्ट्रक्चर वो उसका अलग प्रकार से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि ऑर्डिनरी सेंटेंस में इसको बदलना होगा। ओके, तो अब देखिए वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसको हम जोड़ देंगे नॉट टू वर्क हार्ड। ठीक है, जब नेगेटिव हो वाक्य तो नॉट टू से जोड़ना है, और जब वाक्य में पॉजिटिव सेंस होता है तो केवल टू से जोड़ना है। एक उदाहरण और देखिए, he said to me, you had better exercise daily। ठीक है, अब देखो वही यहां पर जो सेंस आ रहा है, सेंस वही एडवाइज का है कि अच्छा होगा कि यहां प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो देखिए सेड टू को आप एडवाइज में चेंज कर लीजिएगा, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब जोड़ेंगे किससे? तो वही बात है, मैंने ये कहा कि आप हैड बेटर यानी इस वाक्य को एक ऑर्डिनरी इंपेरेटिव में बदल दीजिएगा। ऑर्डिनरी इंपेरेटिव में कैसे बदलेंगे? तो मैं इसको केवल टू से जोड़ूंगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एक्सरसाइज देखिए। तो इस प्रकार से हम हैड बेटर वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बात। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आदेशात्मक वाक्य और बेआदेशात्मक वाक्य जो लेट से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और वो इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से बनाए जाते हैं। तो देखिए इंपेरेटिव स्टार्ट्स विथ लेट। अब देखो पिछली क्लास में आपको समझाया गया कि लेट से बनने वाला आदेशात्मक जो होते हैं उनके अंदर
दो प्रकार के सेंस होते हैं यानी एक तो ऐसा होता है जिसमें प्रपोज का भाव होता है, एक ऐसा होता है जिसमें रिक्वेस्ट हो सकती है, रिक्वेस्ट के अलावा भी कुछ सेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस सेंटेंस जो लेटस से बन रहे हैं उनके अंदर प्रपोज का भाव होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेट और एक्सप्रेसिंग सेंस ऑफ रिक्वेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि वो लेट जिससे रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो जैसे उदाहरण देखिए, ही सेट the principal said to the peon let the man come in। प्रिंसिपल ने पियोन से कहा कि आदमी को अंदर आने दो देखिए, उससे पहले एक दूसरा सेंटेंस देखेंगे पहले चलो इसी को देख लीजिए। अब यहां हम देख रहे हैं कि मैंने आपको समझाया कि जब आरएस में रिक्वेस्ट का भाव होता है तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आरएस के अंदर हमको पता ही नहीं चलता है कि रिक्वेस्ट का भाव भी नहीं लग रहा है, उसमें आदेश का भी नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है अब पहले सबसे पहले आपको देखना है, चूंकि लेट से बनने वाला जो आदेशात्मक वाक्य यहां पर आ रहा है, इसके अंदर हम जब देख रहे हैं तो भाव किसका आ रहा है, इसमें सेंस ऑर्डर का लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ने पियोन से कहा है तो यहां रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती, ये ऑर्डर का भाव है। तो जो भी इसके अंदर सेंस आ रहा है पहले उसी को रिपोर्टिंग वर्ब को उसके सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहां पर आएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन। ठीक है, अब देखिए इसके बहुत सारे तरीके बनाने के कई तरीकों से मैं आपको बना के बताऊंगा। दूसरी बात है कि लेट को हटा दो और लेट को हटा करके उसकी जगह पर टू अलाउ का प्रयोग करना है। ठीक है, टू अलाउ और यहां पर जो भी लिखा हुआ है प्रोनाउन भी होगा, उस प्रोनाउन को वही नियम के अनुसार चेंज करते हुए हम बदल देते हैं द मैन। ठीक है, अब चूंकि ये आदेशात्मक वाक्य है तो जो भी क्रिया दी गई होगी उस क्रिया को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं, टू कम इन। अब इसका रीजन मैं आपको दूंगा कि यहां पर टू का प्रयोग क्यों किया है और यहां पर टू का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। देखिए लेट के बाद हमेशा जो क्रिया आएगी वो बेयर इन्फिनेटिव की आएगी, विदाउट टू आएगी। लेकिन जब जैसे ही आपने लेट को हटाया, एक्चुअली तो बात यह है कि ये जो क्रिया है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की आनी चाहिए थी यहां पर, लेकिन लेट आ रहा है। लेट के बाद हमेशा नियम है कि लेट के बाद हमेशा आने वाली क्रिया बियर इन्फिनेटिव की होगी, तो यहां बियर आया। लेकिन जैसे आपने लेट हटाया, लेट की जगह पर टू अलाउ कर दिया, तो यहां जो वर्ब आएगी वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की आएगी। इसका दूसरा तरीका होता है जैसे ही said to me, कई तरीके हम देखेंगे। he said to me let me go home, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अब देखो इस वाक्य में हम जब देख रहे हैं तो यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। जब वाक्य में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा हो तो सबसे पहले सेड टू को आपको बदलना है रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी। ठीक है दूसरी बात, अब एक तरीका तो आपको टू अलाउ से है, इससे कैसे बनाएंगे, टू अलाउ मी को चेंज करो
फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार तो हिम। अब गो मैंने कहा यहां पर आना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आना है, तो इसको हम बदल देंगे टू गो होम। तो फर्स्ट तरीका ये हो गया आपका। दूसरा कैसा हो सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है यदि आपको लेट नहीं हटाना है तो आप सीधे ही टू से जोड़ दीजिए, टू लेट मी को बदल दो हिम गो होम। अब देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जब मैंने यहां पर लेट की जगह पर, लेट का मतलब भी अनुमति देना होता है, जब लेट की जगह पर मैंने टू अलाउ का प्रयोग कर दिया तो यहां पर मैंने गो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया है। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर लेट रखा तो लेट के बाद आने वाली क्रिया हमेशा बेयर इन्फिनेटिव की होगी, इसलिए यहां पर जो गो आएगा वो बेयर इन्फिनेटिव का होगा, इसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, टू नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका एक तरीका हो सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी, दैट से जोड़ लो, और जब दैट से जोड़ेंगे तो जो लेट आया है उस लेट को हटा दो, और जो उसके बाद में प्रोनाउन दिया गया है उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव में ले आओ। इसका मतलब मी फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के अनुसार, और कर्ता है आपका ही, ठीक है। तो यहां इसके अनुसार तो हिम आ जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर उसका नॉमिनेटिव केस रखा जाएगा, कर्ता कारक रखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रोनाउन दिया गया है उस प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस ले लो, तो ही आ गया, और उसके साथ में छोड़ो गो होम, इस प्रकार से ही बन सकता है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो। तो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप ऐसे सेंटेंसों को बदल सकते हैं, ठीक है। तो पहला सिंपल तरीका क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल तरीके की बात करें तो पहला तरीका है, ये दोनों ही आपके बहुत सिंपल तरीके हैं, और इन चारों तरीकों में से आप कोई भी तरीका से बना सकते हैं। ही सेड टू मी, तो सेड टू को आप इसके भाव के अकॉर्डिंग आपने इसको रिक्वेस्टेड में बदल लिया, लेट को हटाया और लेट की जगह पर आपने टू अलाउ कर दिया, और जो प्रोनाउन परिवर्तन होना है वो नियम के अकॉर्डिंग होगा, और जो वर्ब आएगी उस वर्ब को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना है, और बाकी शेष नियम तो यथावत तो रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि दूसरा तो बिल्कुल सिंपल है कि लेट को टू से जोड़ दो, सीधा ही टू से जोड़ दीजिए, और जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होते हैं वो यथावत रहेंगे, जिस प्रकार से करना है जो हम करते हैं वही परिवर्तन आपको करने होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको बदल देते हैं। तो ये तो थी आपकी जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर का भाव देने वाले सेंटेंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो लेट से बनते हैं लेकिन उनमें प्रपोज का भाव होता है, यानी लेट और लेट से प्रपोज का भाव व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेट प्रपोज की। लेट as expressing propose या सजेशन। देखिए लेट से बनने वाला वाक्य यदि वो सजेशन को व्यक्त कर रहा है, जैसे देखिए
पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में आप नियम नोट कर लेना। ही सेड टू मी, let us play a friendly match। अब बेटा देखिए, जो सेंटेंस लेटस से बन रहा है उसके अंदर पहली बात प्रपोज का भाव होगा, प्रस्ताव का होगा, या मैं कहूं सजेशन का भाव होगा, एक सुझाव मांगा जाता है और ये एक प्रकार का एक प्रश्न ही हो जाता है, ठीक है। तो यदि सेंटेंस लेटस से बन रहा है और लेटस से बनने वाला सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द सेंस ऑफ प्रपोज, तो हमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, फर्स्ट परिवर्तन होता है कि सैड टू को, पहला परिवर्तन होगा कि जो सैड टू है उस सैड टू को प्रपोज में बदलना पड़ेगा, या आपको सजेस्टेड में बदलना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रपोज और सजेस्टेड के साथ में आपको ऑब्जेक्ट यदि लिखना है तो टू लगाना होता है। टोल्ड के साथ में टू नहीं लगाया, आस्क्ड के साथ में आपने टू नहीं लगाया, लेकिन यदि प्रपोज और सजेशन के साथ में की बात कर रहे हैं, इनके साथ में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऐसी स्थिति में हमें टू का प्रयोग करना होता है। क्लियर है। तो पहला परिवर्तन हो गया, सेड टू को आप प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है, उसके साथ में टू आता है। दूसरी बात कि इन्वर्टेड कोमा को हटाओ और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दैट से जोड़ देंगे, आरबी और आरएस दैट से जोड़ी जाएगी। तीसरी चीज कि लेटस को हटा करके या तो आपको बी शुड लगाना है या आपको दे शुड लगाना होता है। यहां पर मैंने बी शुड लगाया, अब मैं आगे बात करूंगा कि बी शुड कब आएगा, दे शुड कब आएगा, आगे बात करेंगे, ठीक है। लेटस को हटा देंगे और लेटस की जगह पर हमने बी शुड का प्रयोग कर दिया है, प्ले ए फ्रेंडली मैच। क्लियर। अब देखिए, एक एक नियम को हम नोट कर लीजिए, उसके बाद में और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो यदि आपका लेट से बनने वाला वाक्य एक्सप्रेसिंग द सेंस ऑफ प्रपोज का भाव दे रहा है तो क्या करना होगा कि आरबी का सेड जो होगा, सेड या सेड टू होगा, सेड या सेड टू जो होगा वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सेड और सेड टू विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रपोज्ड या सजेस्टेड। हमेशा ध्यान रखना कि जब सजेस्टेड के साथ में या प्रपोज के साथ में ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है, तो पहले टू आएगा, टू के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। यानी सजेस्टेड और प्रपोज्ड के साथ में जब ऑब्जेक्ट लिखना हो तो उसके साथ में टू का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैंने यहां पर किया है, ठीक है। दूसरी बात कि जब बात करते हैं कंजक्शन की, ठीक है, तो कंजक्शन के रूप में जब हम बात कनेक्टिव की करते हैं कि कनेक्टिव कौन सा होगा, तो कनेक्टिव के लिए आरबी एंड आरएस विल बी कनेक्टेड। किससे कनेक्ट की जाएंगी, दैट कंजक्शन के साथ में की जाती है।
चौथी नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमने देखा कि लेटस को हटा दिया जाता है, लेटस, ठीक है, और लेटस को हटा करके इसे चेंज कर दिया जाएगा किसमें, या तो देशोड़ में या फिर बीसोड़ में बदल दिया जाता है। अब देखिए हमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हमें देशोड़ लगाना चाहिए या बीसोड़ लगाना चाहिए। देखो क्लियर कर देता हूं कि देशोड़ का प्रयोग कब होता है यदि रिपोर्टर जो है, रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति, इफ द रिपोर्टर इज द पार्टिसिपेंट, रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट है, खुद शामिल है, तो ऐसी स्थिति में तो हमें बीसोड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जब रिपोर्टर पार्टिसिपेंट नहीं होता है, यहां क्या होगा यहां तो होगा रिपोर्टर जब होगा पार्टिसिपेंट है, जब रिपोर्टर उस कार्यक्रम के अंदर खुद पार्टिसिपेंट है, खुद शामिल है, ठीक है, वो भागीदार है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमें बीसोड़ का प्रयोग करना है। और यदि रिपोर्टर पार्टिसिपेट नहीं है, ठीक है, नॉट पार्टिसिपेट, और ऐसी स्थिति में देशोड़ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो यहां कहा उसने कि ही सेड टू मी लेट अस प्ले फ्रेंडली मैच, मुझसे कहा आओ खेलते हैं, ठीक है, आओ खेलते हैं, इसका मतलब उस खेल में ये खुद शामिल है, तो हमने कहा बी। और यदि मैं कह देता हूं कि दे शुड प्ले, तो उसने मुझसे कहा कि उनको खेलना चाहिए, मुझे नहीं, यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है, रिपोर्टर जो है, वो खुद उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तो कुछ नियम की बात थी आपकी, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सेट या आई सेट, टू हर लेट अस सिंग ए सॉन्ग। अब वही बात है, इसको बदल दीजिए, आई सजेस्टेड हर दैट। अब यदि ये पार्टिसिपेंट खुद शामिल नहीं होगा तो दे आ जाएगा, अब ये तो पार्टिसिपेंट शामिल है, तो ऐसी स्थिति में बी शुड सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो प्राय पार्टी जो रिपोर्टर होता है वो पार्टिसिपेंट होता है, इसलिए हमें प्रेफरेंस बी शुड को रखना चाहिए। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि बोलने वाला व्यक्ति खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी एक सामान्य बात थी। अब चूंकि जहां पर कोई प्रपोज होता है, मैं इसको हटा देता हूं और हम आगे बढ़ते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रपोज किया जाएगा, तो प्रपोज वाला सेंटेंस जो होगा, प्रपोज के अंदर या तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, भाई किसी के सामने हमने प्रपोज किया, कोई सजेशन दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको मानेगा ही। भाई आपने मुझसे कहा कि लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो एक गाना गाते हैं, अब मैं ये भी कह सकता हूं कि नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं कि हां। तो इसमें आरएस के अंदर वो बोलने वाला व्यक्ति जो होगा, यानी जिससे कहा जा रहा है, वो व्यक्ति अपना रिएक्शन भी दे सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम said to his friend said to me, let us go
सिनेमा। आई सेट लेटस। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता था लेटस नॉट। अब मेरे दोनों ही आंसर हो सकते थे, समझना मेरी बात को। यानी राम ने मुझसे कहा कि लेट अस गो टू सिनेमा, चलो सिनेमा चलते हैं, प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं उस प्रस्ताव को कह सकता हूं कि नहीं, या तो मैं कहूंगा लेट अस हाँ चलते हैं, यानी मैं सहमत हूं, और या मैं ऐसे कहूंगा कि लेट अस नॉट नहीं चलते हैं, नहीं नहीं चलेंगे। यानी वो इस प्रपोज को ऐसी कार्य भी कर सकता है, इसका विरोध भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब कोई प्रपोज किया गया हो, कोई सजेशन दिया गया हो, तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को कैसे चेंज किया जाएगा? तो यदि उस लेटस के साथ में, अब देखिए आप नोट करके लिख लीजिएगा यहां पर कि जो लेटस दिया गया है लेटस, इस लेटस को तो एग्रीड में बदलते हैं क्योंकि वो बात से सहमत हुआ है, और यदि दिया गया हो लेटस नॉट, तो लेटस नॉट को ऑब्जेक्टेड में बदला जाएगा। तो एक बार देखिएगा सेंटेंस को हम देखते हैं, बाकी पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है। राम सजेस्टेड टू मी दैट, ठीक है, तरीका आपका वही रहेगा, बी शोडो टू सिनेमा। ओके, फुल स्टॉप लगा दिया। अब आगे क्या करना है, ये दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये रिएक्शन जो आ रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आया है। तो यहां से हमने सब्जेक्ट को उठाया, आई एग्रीड, आई एग्रीड, या फिर लेटेस्ट नोट की बात की जाएगी तो मैंने कहा आई ऑब्जेक्टेड। क्लियर? तो यदि कोई रिएक्शन आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्टेड के अनुसार बदल दो, ठीक है। यदि वो नेगेटिव है तो ऑब्जेक्टेड आएगा, और लेटेस्ट दिया गया है यानी वो पॉजिटिव उसका सेंस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे एग्रीड में बदलते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस की, और आगे मैं बात करूंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव की बात करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।